चलो एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। क्या लास्ट क्लास में हमने वर्क पढ़ा था बेटा, याद है? यस क्या वर्क के लिए मैंने ऐसे ही बताया था, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, डी। ऐसे ही कुछ हमने देखा था। क्या सेम मैंने कंटेनर के अंदर भी आपको कुछ ऐसे ही बताया था बेटा, याद है? याद है क्या? यस सर। कौन कौन कर रहा है? ठीक है, उसके बाद हमने ग्राफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे कि हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन ऑफ ग्राफ। उसमें हमने एक क्वेश्चन ऐसे ही किया था, ट्राइंगल का जनरल क्वेश्चन हमने किया था। उसके बाद हमने रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एक क्वेश्चन किया था, याद है बेटा? या सर एक ट्रेपीजियम का कुछ। ट्रेपीजियम का। हाँ यस यही सर। वाला बेटा, इसको दो अप्रोच से किया था, दोनों से वैसे आंसर सही आएगा सच बताऊं तो। चलो एनीवेज, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मैंने दिया था, अगर आपको याद हो तो। यस सर। तो क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या ऐसा कुछ हाथ वाथ रगड़ के दिखाया था मैंने? यस सर, और आपने स्टार का एग्जांपल भी दिया था। हाँ, कि जितने भी रिएक्शंस होते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स या फिर स्पेस में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। चलो आज मैं इस डिस्कशन को बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगा, एंड आई वांट टू स्टार्ट विद द बेसिक ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ, कोई जानता है बेटा क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड होता है। वेरी गुड, पर होता क्या है ये जानना है बेटा, एनी आइडिया? मतलब आपने डेल वेरी गुड, बहुत अच्छी थी। हाँ एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, it can be trans सर है डेल्टा सर Q नहीं नहीं, हाँ क्यों? इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। चलो वेरी गुड। अच्छा मैं ऐसे बोल दूं तो बेटा गलत हो जाऊंगा क्या मैं, कि अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क इज नीडेड, किसके लिए बेटा? कोई बता सकता है? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिख लेता हूं मैकेनिकल वर्क। मैं बताऊंगा क्यों मैं लिख रहा हूं मैकेनिकल वर्क, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, देयर इज अ रीजन। अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैकेनिकल वर्क इज नीडेड, किसके लिए? सोचो। डूइंग सम वर्क। टू, हाँ वेरी गुड, टू प्रोड्यूस डेफिनेट अमाउंट ऑफ हीट। अब मैं बताता हूं इसमें मैंने लिखा क्या है बेटा। ये तो हो गई अंग्रेजी। देखो बेटा, क्या मैंने यही लिखा है कि मुझे इन दो हाथ के बीच में अगर हीट प्रोड्यूस करना है तो मैं जितना अमाउंट ऑफ वर्क करूंगा उतना ही हीट आएगा। देखो अब यस हीट सर। ज्यादा आएगा, मैं कम कर दूंगा तो कम हीट आएगा, यही चीज मैंने लिखा बेटा। ठीक है। यस सर। और अगर प्रिसाइजली मैं आपसे बात करूं, और प्रिसाइजली मैं अगर बेटा आपसे बात करूं तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं यही बोल रहा हूं कि हीट एंड वर्क दोनों एक दूसरे के कन्वर्टेबल वर्क चीज है। हीट और वर्क दोनों इंटर कन्वर्टेबल है बेटा। अभी तो मैंने यही करके दिखाया आपको, देखो हीट को वर्क में कन्वर्ट किया, दिख रहा है क्या? या वर्क को हीट में, एक ही बात है। चलो इंटर कन्वर्टेबल, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। यहां तक बेटा किसी को डाउट है तो बताओ। मैंने हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? नो नो। सर। चलो बात तो बहुत अच्छी थी, यहां तक मैं ये भी मान गया कि ये लॉ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इस पे कुछ मशीन्स भी है, वो सब में अभी इतना डिटेल में नहीं जाते, बहुत छोटे छोटे लेवल से चलते हैं बेटा। ये एक पॉइंट क्लियर है, ये एक पॉइंट क्लियर है। अब सडनली क्या होता है, अब आपको पता है कि हमें मैथ्स के लैंग्वेज में इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा बेटा। अब मैं बोलूं हाथ गर्म है तो ये बोलना सही होगा बेटा? नहीं, कभी नहीं। कुछ मुझे बताना पड़ेगा ना बेटा, कितना गर्म है, कैसे गर्म है, टेम्परेचर कुछ बताना पड़ेगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज डेल क्यू। ठीक है, यानी कि जितना हीट मैं सप्लाई करूंगा क्या उतना ही वर्क डन हो रहा है? नहीं? यस सर। चलो सर ऐसे। ठीक सीधे है, क्यों? अब क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है, मुझे पता था आधे परेशान हो जाएंगे इसलिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, चलेगा? तो ये होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन यार साथ ही साथ ना ये डेल यू आ गया। अब ये मुझे समझ नहीं आया, यहां तक तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, हीट वर्क में चेंज हो जाता है, ये डेल यू क्या कर रहा है? व्हाट इज दिस डेल यू? क्या कर रहा है बेटा, ये आया ही क्यों, पहली बात तो। हाँ मुझे इतना समझ में आ गया कि ये जो क्यू है बेटा ये क्या है, हीट सप्लाइड है। यही है ना, सोच के देखना। यस सर। ये डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? सर ही वर्क। वर्क है बेटा, वर्क है, ठीक है, हीट सप्लाइड, ये है वर्क। अब ये यू का क्या चक्कर है, कोई भी जवाब देना चाहेगा तो इंटरनल सर एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको मैं और बोल देता हूँ अगर किसी को डाउट हो तो। इसको एनर्जी सप्लाइड भी बोलते हैं, अगर किसी किताब में दिख जाए तो डरना मत। चलो ठीक है, ये तो रही बात नॉर्मल। पर ये आया क्यों बेटा, सवाल तो यहाँ पे है।
मैं तो यहाँ पे देखो ये 2 हाथ है मेरे पास, इसमें मैं वर्क कर रहा हूं तो हीट हो रहा है, अब मैं इंटरनल एनर्जी क्यों लिख रहा हूँ? बात समझे बेटा? ये जब हाथ मैं, की एनर्जी होगी ना इसलिए। हाँ बेटा, सर आपके हाथ की भी कुछ एनर्जी होगी ना इसलिए। वेरी गुड, यानी कि पार्टिकल रुके हुए नहीं है, हाथ में भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, तो हमको इंटरनल एनर्जी लेना पड़ेगा क्या बेटा वर्क डन के साथ? सोच के देखो हर टाइम, इज इट नेसेसरी? यस इट इज नेसेसरी, पर क्यों लेना पड़ेगा ये समझने वाली बात है। हमको इन 2 हाथों के बीच में इसलिए इंटरनल एनर्जी लेना पड़ेगा बेटा, बिकॉज द रीजन इज कि अगर आप इन 2 हाथों के बीच में इंटरनल एनर्जी नहीं ले रहे हो तो आपको जो वर्क डन और हीट मिलेगा उसके बीच में आप एक छोटा सा पॉइंट मिस कर जाओगे, इनएक्यूरेट हो जाओगे, ठीक है, इसलिए डेल यू आया था। क्लियर है बेटा? यस सर। किसी को यहां तक डाउट? किसी भी नो तरह? सर। आई थिंक फर्स्ट लॉ क्लियर है आपको, राइट? सो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, वेयर दिस डी यू जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक। आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं है। चलो, इसका कुछ अरेंजमेंट था जो कुछ साइंटिस्टों ने किया था, जूल्स ने एक्चुअली तो इसको फाइंड किया है, ठीक है, वी शैल नॉट गो, वो आपके सिलेबस में है नहीं उतना ज्यादा, पर एक फैन वगैरह लगाया था उन्होंने और इसके अंदर पानी भर दिया था या कुछ लोड भर दिया था और यहाँ पे कुछ वेट लटका दिया था, ठीक है, तो उससे पता चला था। बट सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये लॉ सच में हर जगह वैलिड है? आपको क्या लगता है? नो सर। नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट, किसने रेज हैंड किया है क्या? किसने रेज हैंड किया है? ओके ओके, नो इशू, ठीक है, चलो। इट डज नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन, समझाता हूं इसका मतलब, इट डज नॉट स्पेसिफाई द कंडीशन अंडर विच हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब इसका क्या मतलब है बेटा, सुनो, ठीक है, इसका क्या मतलब है ये बात पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अब सुनो बेटा, देखो क्या होगा, अब मैं आपसे बात करता हूं कि जनरल बेसिस पे हम क्या बोल रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई कंडीशन तो नहीं दी है ना बेटा कि इतना हीट दोगे तो इतना वर्क जनरेट होगा, सोच के देखो, कोई कंडीशन दे रखी है क्या कि आप नो इसको सर। 10⁵मीटर पर सेकेंड से करोगे तो 10 जूल ऑफ वर्क आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब ये कितना है मेरे को क्या पता है, ये बात समझ रहे हो बेटा आप? कोई कंडीशन तो नहीं दे रखी है, यस सर। ठीक है, कि आप 10 मीटर पर सेकेंड से हाथ रगड़ो तभी 10 जूल ऑफ एनर्जी आएगा, नहीं, ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं दे रखी है। तो हमको एग्जैक्ट हीट और एग्जैक्ट वर्क पता चलेगा बेटा कभी? नो सर। नहीं। नो सर। चलो वेरी गुड। अच्छा सुनो बेटा, ये 2 मेरे हाथ हैं, राइट? अब मैं इनको रगड़ रहा हूं, मुझे पता चल रहा है क्या कौन सा हाथ से हीट एनर्जी कौन सा हाथ में जा रहा है? करके देख लो एक्सपेरिमेंट, पता चल रहा है? नो सर। नो सर। फिर से कर लेना, करके देखना, नहीं तो बाद में मत बोलना सर कुछ भी बोला था आपने, ठीक है? ये चेक किया क्या सबने? सो यस सर। यस सर। डज नॉट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ, does not gives the direction of flow of heat। लेकिन सर आपने तो बोला था हायर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। हाँ बेटा, पर फर्स्ट लॉ में ये पता चल रहा है क्या? क्या दोनों हाथों में हमें पता चल रहा है? नहीं नहीं सर, दोनों हाथों में तो नहीं चल रहा है। अच्छा, अब आपको पता है बेटा कोई भी चीज की एफिशिएंसी 100% हो सकती है? नो सर। अब सीबीएसई नो एग्जाम सर। मत बोल देना, सीबीएसई एग्जाम की माइट भी हो सकती है, ऐसे जनरली कभी नहीं होगी, ठीक है? चलो, तो मैं अब आपको बोलता हूँ कि क्या 100% हीट को आप 100% वर्क में बदल सकते हो? नो सर, नो कुछ सर। अमाउंट नहीं कर सराउंडिंग में चले जाते। सकते, हाँ, कुछ ना कुछ तो लॉस होगा, हम्म। तो मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, द आंसर इज नो। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को डाउट किसी भी तरह का? नो सर। चलो, आई थिंक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, आ रहा है कि अभी भी किसी को कोई डाउट तो बता दो। नो सर। चलो, आई थिंक क्लियर है। ओके, लेट मी जस्ट टेक यू टू द ब्रीफ लिमिटेशंस, हमने कर लिया, ये पीएमटी क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, बट समझने वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वर्क हीट सर डी। डी, ऑल ऑफ दी सर। ऑल ऑल ऑफ ऑफ दिस। दिस, एनर्जी,
सर बेस तो एनर्जी पर ही होता है पर कंजर्व तो सर हीट, एनर्जी। क्योंकि हीट एंड वर्क एनर्जी के फॉर्म होते हैं। एक काम करो, संडे है तुम लोग के पास, ठीक है, पूरा संडे लगाओ, आज संडे तो टेस्ट है ना, तो थोड़ा सा टाइम लगाओ और ये क्वेश्चन जरूर करके आना, ठीक है, भले पीएमटी है पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्योंकि दिमाग में क्या चलता है कि यार एनर्जी होगा तभी वर्क होगा और हीट होगा तभी एनर्जी होगा, तो क्या ऑल ऑफ दिस सही आंसर है? हाँ। ये चलेगा ना दिमाग में। सो दिस इज योर होमवर्क, बेसिक होमवर्क यही है कल के लिए, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि टेस्ट भी है, तो मैं नहीं चाहता कि आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाओ, ठीक। हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये क्या होता है, कोई बच्चा मेरे को बता दे प्लीज। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अमाउंट the हाँ, amount of heat required to rise the temperature of your unit mass by 1 degree Celsius. यानी कि आप बोल रहे हो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 unit 1 डिग्री लिख दूं, चलेगा? चलो, of a unit mass. यूनिट मास, मैं जनरल वन यहाँ तक लिख देता हूँ, तुम लोग समझ जाओ क्योंकि मैंने हीट कैपेसिटी पढ़ा दी है आपको, ठीक है। चलो Yes, sir. एनीवेज, अब सुनो बेटा, क्या मैंने आपको जब हीट कैपेसिटी पढ़ाई थी तो कुछ ऐसा ही बताया था, Q इज इक्वल टू C, इट इज द हीट कैपेसिटी एंड C डेल्टा T, यही बताया था, याद करो। यस सर। क्या मैंने यही बोला था कि सर आपको एम। हाँ हाँ बेटा, सर तो आपने m नहीं लिखा, डेल्टा Q इज इक्वल टू mc डेल्टा T. मैं अभी मास के लिए नहीं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, मैं जनरली डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। दिस इज फॉर अ सिंगल पार्टिकल, एक सिंगल के लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए मैंने सी नहीं एम नहीं लिखा, मैंने बताया भी था शायद, एक यूनिट मास के लिए एम लिया जाता है, याद है? Yes, यस sir. सर। यस सर। मैं बस अभी जनरल बात कर रहा हूँ, यूनिट मास मास वास में मैं नहीं पढ़ता जल्दी, ठीक है, क्योंकि मास बहुत खतरनाक चीज है, कभी नेगेटिव होती है नहीं होती है क्या है पता नहीं, ठीक। चलो एनीवेज, वी शैल नॉट, यहाँ तक बेटा समझ में आया क्या आपको? अच्छा, अब इस इक्वेशन को बेटा मैं चाहूं अगर ऐसे लिखना तो मैं गलत लिखूंगा या सही, आप खुद बताना। अब मैं चाह रहा हूं कि चेंज इन हीट जो है ना, वो किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन टेम्परेचर के, छोटू छोटू चेंज इन हीट। क्या ये गलत लिखा है मैंने या सही लिखा है बेटा? सोच के सही है देख। सर। सही है, हो तो सकता है कि छोटा सा हीट अगर मेरे से कोई पूछ ले, हीट कैपेसिटी तो ऑब्जेक्ट की उतनी रहेगी, हाँ, पर जितना आप टेम्परेचर में चेंज करोगे, जितना आप टेम्परेचर में बदलाव करोगे बेटा, उतना क्या होगा, हीट ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, सोच के देखना। ये तो इक्वेशन क्या बोल रहा है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। बात भी सही है भाई, टेम्परेचर कम ज्यादा करोगे तभी तो हीट बढ़ेगा घटेगा। अच्छा, अब यहां से एक नई चीज निकल के आएगी आप लोग सबके लिए, अगर कोई आपसे अब पूछे हीट कैपेसिटी कितनी है तो आप क्या बोलोगे, dQ बाई dt। ये तो हमने इक्वेशन लिख दी बेटा, ये तो हमने इक्वेशन लिख दी, क्या ये इनफ है? नहीं, इसको समझना जरूरी है बेटा। हीट कैपेसिटी, इस बर्तन की हीट कैपेसिटी कितनी होगी, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे और जितना हीट ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा उनका रेशियो होगा, सोच के देखना, राइट और रॉन्ग। इस राइट सर। इस बर्तन की हीट कैपेसिटी कैसे पता चलेगी, इसको गैस के ऊपर रख दो और एकदम खुले हाथों से इसको पकड़ो, जब ये पूरा गर्म हो जाए तो यू विल गेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द बर्तन। और साथ ही साथ आपको एक और बोनस पॉइंट बता रहा हूं, आपको आपके हाथ की भी हीट कैपेसिटी पता चलेगी, ठीक है। ऐसा एक्सपेरिमेंट कोई करके देखना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? आई डोंट थिंक सो कोई करेगा, ठीक है। अब चलो, यही चीज को लिखा हुआ है, एस से रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है, और ये है यूनिट मास के लिए बेटा, दिख रहा है? कोई बच्चा यूनिट मास बोल रहा था, यस सर। दिस इज फॉर यूनिट मास एक्चुअली बेटा, ठीक। चलो आई थिंक क्लियर है। अब बात आती है, मोलार स्पेसिफिक भी मैंने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि याद है मैंने बोल दिया था मोलार मास, याद आया, गिवन मास अपॉन मोलार यस मास सर। समझाया था। अब इस पे मैं बात करूंगा तो टाइम वेस्ट है। हाँ, अब मेरे काम का चीज आया, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है भैया ये नाम, इसका बहुत खतरनाक, क्या है ये, एनी आइडिया? सर जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी। वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, पर मेरे को बेटा ये पूछना था आप लोग सबसे कि ये वॉल्यूम और प्रेशर को कांस्टेंट ही क्यों करके हम बार बार देख रहे हैं, दैट इज द क्वेश्चन। क्यों करते हैं बेटा ऐसा? अरे यार कितनी सारी क्वांटिटी है, पर हम क्या है, वॉल्यूम प्रेशर के पीछे पड़े हैं। ये क्वेश्चन तो हाँ हाँ बेटा, क्योंकि सर ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। बात पे डिपेंड नहीं करती इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है प्रेशर। चलो बढ़िया है, और कोई रीजन? एटलीस्ट बच्ची ने ट्राई हम किया। किसी फिक्स क्वांटिटी पे करेंगे शायद।
क्वांटिटी पे करेंगे, वेरी गुड, आपने भी बहुत अच्छा ट्राई किया बेटा। और कोई? चलो कोई नहीं, कोई नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ठीक, एनीवेज मैं अब फिर से ऊपर जाना चाहूंगा बेटा, फर्स्ट स्लाइड में जो हम पढ़ रहे थे अभी। लेट मी जस्ट गो देयर। क्या यहाँ पे हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हीट और वर्क में डिफाइन किया था? यस सर। यस और नो, सोच के देखना। सर लेकिन इसको हीट और वर्क में डिफाइन करने से क्या फर्क पड़ने वाला है? थोड़ा सा फर्क पड़ेगा बेटा। सर क्या फर्क पड़ेगा ये तो बता दो, ये नहीं समझ में आ रहा है। देखो बेटा अब समझाता हूँ क्या फर्क पड़ेगा एक्चुअल में। अगर आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हो तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो? अगर मैं आपसे पूछूं तो अगर आप वॉल्यूम को कांस्टेंट कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप एक पर्टिकुलर प्रेशर या वॉल्यूम एक क्वांटिटी है, सोच के देखना, क्वांटिटी है ना, किसी क्वांटिटी का वैल्यू निर्धारित कर रहे हो। क्यों? अब ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, देखना बेटा। सबसे पहले मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ाना पसंद करूंगा, चलो प्रेशर ही पढ़ा देता हूँ, सामने आ गया तो, बट वॉल्यूम जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, क्या होगा बेटा? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। कोई बढ़िया सा अंग्रेजी का डेफिनेशन दो ना इसके लिए, खाली स्पेसिफिक हीट के लिए बता दो, कांस्टेंट प्रेशर मैं बता दूंगा। स्पेसिफिक हीट क्या पढ़ा था बेटा अभी हमने? एनर्जी Required to raise the temperature at 1 degree Celsius. रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, शॉर्ट में At लिख, constant pressure. रेज द टेम्परेचर टू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट। Pressure. अब मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है, इंग्लिश की क्लास है नहीं है, और आई नो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, सो बस मुझे जितना काम है मैं उतना इसमें से फाइंड करना चाहता हूँ, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग जितना डेफिनेशन चाहिए था उतना मैंने लिख दिया। पर अब सवाल ये है कि सर हम प्रेशर और वॉल्यूम को ही क्यों कांस्टेंट करते हैं? हम कभी ये क्यों नहीं पढ़ते कि कांस्टेंट टेम्परेचर? हम कभी सर ये नहीं पढ़ते सर कांस्टेंट कुछ और चीज? क्यों नहीं सर? कांस्टेंट फोर्स क्यों नहीं पढ़ते? ये सब सवाल नहीं आता है क्या तुम लोगों को? नहीं No sir. नहीं आता है? हो, किसी को नहीं आता है सब सवाल? Heat में force हाँ, का हीट में, बोलो बेटा, force का क्या काम? हीट में फोर्स का क्या काम? सही बात है, हीट बेटा देखो, अगर आप किसी पार्टिकल को या किसी सिस्टम को हीट करोगे तो क्या करेगा? बेसिकली मोशन तो करेगा ना पार्टिकल इसका, और मोशन करेगा तो कौन आएगा मोशन कराने? फोर्स। ये Kinetic फोर्स कहाँ energy. से मिलेगा? हीट से। नहीं, Yes. चलो ठीक है कोई नहीं। प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट इन बोयल्स लॉ। बोयल्स लॉ? नहीं 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 बेटा, ये बोयल्स तो बोल गए थे, चलो ठीक है। अब मैं कांस्टेंट प्रेशर को यहीं पे छोड़ता हूँ। सर क्यों क्यों इसको काहे छोड़ रहे हो? अब मैं वॉल्यूम बढ़ाना चाहूंगा। सर क्यों? बेटा बताऊंगा, ठीक है, हड़बड़ाओ मत। मेरा फेवरेट टॉपिक है वॉल्यूम, जिसपे मैं ज्यादा डिस्कशन करना पसंद करूंगा। प्रेशर पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, बट आएंगे जरूर। चलो अब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करना चाहूंगा सबसे पहले। लेकिन सर प्रेशर पहले अगर हो जाता तो? नहीं, वो भी हो जाएगा तो पढ़ाई उतनी अच्छी होगी जितना वॉल्यूम हो जाएगा तो, ठीक है। अब बात समझते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम है क्या चीज बेटा, ये भी समझना जरूरी है। इसमें दोबारा लिखूं कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 डिग्री, ये सब No लिखने की sir. जरूरत है? आई डोंट थिंक जरूरत है। मैं सीधा अपने काम की बात पे आता हूं। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा किसी गैस का, सुनना बेटा ध्यान से, सपोज एक कंटेनर है, ठीक है, क्रक्स क्या है वो समझाता हूँ। सपोज एक कंटेनर है, एंड देखो सपोज एक कंटेनर है बेटा, अरे सॉरी, ठीक है, ये कंटेनर है, और कोई भी फेवरेट गैस बता दो अपना। मान लो मैं गैस को यहां तक भर देता हूँ, ठीक है, और ये गैस गैस की प्रॉपर्टी है कि एक्सपैंड होगा ना बेटा, तो ये बढ़ेगा, ठीक है। अब मैं यहां से इसको हीट करता हूँ, अब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम रखा है, तो क्या होगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है दैट मींस ये गैस नहीं बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी? अगर मैं इसको हीट करूंगा डेफिनेटली ये बढ़ेगी बेटा, सोच के देखना, गैस बढ़ने लगेगी, फैलने लगेगी चारों तरफ। अगर मैं इसको हीट करूंगा तो होगा कि नहीं? यस और नो, जस्ट Yes कमेंट में sir. लिख दो, यस यस और सर। होगा। हाँ सर ये तो हो रहा है, पर यस इससे सर। आप क्या क्या बताना क्या चाहते हो? तो अगर बेटा अब कोई मेरे मुझसे पूछेगा कि हीट कैपेसिटी कितनी है, तो मैं क्या बोलूंगा? भाई देख लो यार, जितनी उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रही है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। लेकिन सर ये क्यों लिखा आपने इंटरनल एनर्जी? बेटा देखो, एक मॉलिक्यूल को अगर आप पकड़ोगे ना, अब ये भागना शुरू करेगा जैसे ही हीट होगा। हाँ सर, तो बेटा हम एक मॉलिक्यूल की तो इंटरनल एनर्जी निकालते थे, भूल गए क्या? एक मॉलिक्यूल की तो इंटरनल एनर्जी निकालते थे, याद आया बेटा?
याद आया? अगर याद हो थोड़ा बहुत भी यस सर। तो आज से हम सीवी क्या लिखेंगे बेटा? कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। मैं गलत बोल रहा हूँ या सही? सोच के देखना। सर सही। सही? अरे तुम लोग ऐसे ही बोल देते हो सर सही बोल रहे हो। ठीक है चलो, ऐसा मुझे लगता है मैं सच बोल रहा हूँ। चलो यहां तक बेटा किसी को भी डाउट कांस्टेंट वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझने में? नो सर। वॉल्यूम कांस्टेंट कर देने का ये मतलब नहीं होता है कि सब चीज कांस्टेंट हो गई, नहीं। इसका ये मतलब है बेटा जब एक्सपेंशन होगा तो एक लिमिट तक गैस एक्सपैंड करेगी जितना कंटेनर का शेप है। हाँ, अगर कोई क्लास में ऐसा बाहुबली बैठा है जो फूक मार के इस कंटेनर लोहे के कंटेनर को फुला दे तो बात अलग है। कोई है ऐसा तो कमेंट में यस लिखें, बाहुबली। कोई नहीं है? आई डोंट थिंक सो होगा। ठीक है, अब अगर कोई मुझसे पूछ ले कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कांस्टेंट वॉल्यूम कर लो और टेम्परेचर में चेंज कर लो, अपने आप आपको उत्तर मिल जाएगा। ये मैं बोल सकता हूँ बेटा? सोचो। हाँ। यस सर। ठीक है, यहां से भी मुझे एक इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता चला कि इंटरनल एनर्जी क्या होगी जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने इस गैस कंटेनर को इतना ही पे रोक दिया कि इतना ही बड़ा मेरा कंटेनर है और यहां से हीट कर रहे हो, पार्टिकल भागेंगे भाई साहब, और ऐसे भागेंगे ना, ऐसा लगेगा कि कल उनका टेस्ट है 11th का, इतना स्पीड से भागेंगे। ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। हाँ, जितना ज्यादा बचा होगा सिलेबस उतनी ज्यादा तुम लोगों पे प्रेशर आएगा। ठीक है, तो एग्जाम में वॉल्यूम कांस्टेंट रखना, अगर जितना पूछा जाए उतना ही लिखना। ठीक है, डरना मत। चलो, T2 माइनस T1, इसको कुछ नहीं बेटा, मैंने एक फॉर्म में लिख दिया। किसी को समझने में दिक्कत मैंने ऐसा क्यों लिखा? नो सर। किसी को भी? अच्छा, यहाँ पे जो सबसे समझने वाली बात है, जो बात मुझे ऐसी लगती है, अब यहाँ पे मैं फर्स्ट लॉ अप्लाई कराऊंगा। फर्स्ट लॉ क्यों करोगे सर? बताता हूँ बेटा। फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा ही था, डी क्यू इजिकल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही बताया था मैंने। यस अब मैं सर। आपसे पूछना चाहूंगा क्या चीज जीरो हो सकती है इसमें? सोच के बताओ, आराम से सोचो बेटा, टेक योर टाइम, 1 मिनट। क्या चीज जीरो हो सकती है? वर्क डन वर्क डन। वर्क। क्यों जीरो होगी? कॉन्स्टेंटली यश। वेरी गुड, यानी कि यहां से आप बोल सकते हो बेटा वर्क डन इज जीरो। क्यों? क्या वॉल्यूम चेंज हो रहा है बेटा? नो नो सर, वॉल्यूम फिक्स। तो वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है तो वर्क डन तो सेम ही आएगा ना। यस सर। ठीक है। अरे सर वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, वर्क डन सेम आएगा? सर ये सब मेरे को समझ नहीं आता, ये क्या बोलते हो आप लोग? हम लोग ये बोलते हैं बेटा, जब हम बोलते हैं कि वॉल्यूम नॉट चेंजिंग, कि जो पुराना सिस्टम था ना उसका जितना वर्क डन आएगा सेम वर्क डन आ रहा होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन सर हीट तो दे रहे हैं ना बेटा, इसका एरिया तो इतना ही है ना। और एरिया क्या होता है? प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ का एरिया ही तो होता है वर्क डन। अच्छा अच्छा सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इसका एरिया नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्क डन जीरो हो गया क्योंकि एरिया नहीं बढ़ रहा है। ओके, थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा वर्क डन क्यों जीरो होता है। मुझे तो एक बार में नहीं आया था जब मैं अपने 11th में था, तुम लोग को आ सकता है शायद। नहीं आ गया क्या? चलो, अब मैं पूछना चाहूंगा फॉर अ यूनिट मास क्या होगा बेटा? ये कोई बच्चा बता दे, फॉर यूनिट मास क्या हो जाएगा? कोई तो बता दो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सोच के देखो। नहीं? यस सर। गलत लिखा? मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा यार, मैथ्स वैथ्स जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक, क्लियर है? किसी को दिक्कत बेटा यहाँ तक? नो सर। नो सर। आई डोंट थिंक यहाँ तक दिक्कत आएगा। हाँ सर ये सब तो ठीक है, पर अब प्रेशर का क्या सर? रुको जरा, प्रेशर के लिए इतना हड़बड़ाओ मत। प्रेशर जानने के पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। अभी मैंने पूछा था ना क्यों हम जनरली दो ही तीन चीजों को लेते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली क्या है, या डील किस चीजों से कर रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल। जानते हो क्या होता है बेटा? क्या होता है, जानते हो क्या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल? नो नहीं, अरे कुछ तो थोड़ा बहुत। सर जो यस सर। चीज चेंज होते रहते हैं, जो क्वांटिटीज। वेरी गुड, यानी कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल वो होते हैं बेटा, वेरिएबल मतलब जिसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो या चेंज हो रहा हो। सर चेंज हो चेंज। रहा है। पक्का? यस सर। चेंज इन मैग्नीट्यूड।
राइट, यहां तक किसी को दिक्कत? चेंज इन मैग्नीट्यूड को वेरिएबल बोलते हैं जिसकी वैल्यू समय समय पर बदलती रहे, जैसे भारत सरकार। ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है, मतलब पढ़ा है तुम लोगों ने, ठीक। और थर्मोडायनेमिक्स मतलब ऐसे लिख देता हूं, हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। चलो बच्चों ने लिख ही दिया कमेंट में, उन्हीं का थर्मोडायनामिक लिख लेता हूं जो बच्चों ने लिखा है। थर्मोडायनामिक वेरिएबल कौन कौन से बच्चों ने लिखा है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी एंड एंट्रोपी। ठीक है, इतना नहीं लिखता हूं, ठीक है, मैं लिख देता हूं रिलेटेड टू प्रेशर एंड वॉल्यूम। क्यों बेटा? अगर इन दो चीजों के बारे में हमें पता चलेगा तो बाकी सब चीज हम खुद निकाल लेंगे। सोच के देखना, अगर मुझे पता है प्रेशर और वॉल्यूम, तो हम क्या बाकी सारे टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं? कोई भी रैंडम टर्म सोचो उसमें आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, कोई भी रैंडम टर्म सोचो उसमें आपको प्रेशर मिल जाएगा। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा बेटा क्यों हम प्रेशर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं? क्योंकि अब टर्म्स में इन्वॉल्व होती हैं। टेम्परेचर तो हर जगह मिल जाएगा क्योंकि टेम्परेचर से ही सब लेना देना है। वॉल्यूम और प्रेशर का भी कुछ पार्ट आपको हर इक्वेशंस में थोड़ा 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 मिलते जाएगा। ठीक है, ये इसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है बेटा, इसलिए हम यही दो को कांस्टेंट रख के देखते हैं। रीजंस और भी थे बट अभी आपकी उतनी ज्यादा एज हुई नहीं है जिस एज में समझ पाओ, तो इतना समझ लेना आप। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं और अच्छे से बताऊंगा। अब बेटा यहां तक तो बात ठीक थी, पर अभी तक देखो बेटा, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम यही पढ़ रहे थे कि एक कंटेनर है, उसके अंदर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? पार्टिकल भागेंगे बेटा, यही पढ़ रहे थे अभी तक हम। यस यही मैंने पढ़ा है अभी तक। अच्छा, अब बात क्या है बेटा? अब ध्यान से समझना क्या बात है। ठीक है, सॉरी, स्ट्रेट लाइन बन ही नहीं रहा है। चलो अब सुनो बेटा, अब मान लो सेम कंडीशंस पे आ जाते हैं वापस, पुनर्गठन करते हैं सब कुछ का जैसा था वैसा, कि मतलब क्या क्या पढ़ा है अभी तक हमने। सर लेकिन अब हम डायरेक्ट इसमें नहीं पढ़ सकते हैं क्या कि क्या होगा क्या नहीं होगा? पढ़ सकते हो बेटा, पर एक दिक्कत आ जाएगी डायरेक्ट पढ़ने जाओगे तो। क्या? अब बताता हूँ। सपोज बेटा मैंने इसको यहाँ से हीट किया, राइट, तो आप सबको पता है कि इसका मोशन जो होगा बेटा रैंडम मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अगर रियल गैस है तो, आइडियल के केस में मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसका रैंडम मोशन चलना चालू हो जाएगा। हाँ सर, तो रैंडम मोशन होगा तो क्या होगा? पर मेरे को तो बेटा मेजर करना पड़ेगा ना इस मोशन को। मैं कब तक बोलूंगा भाई रैंडम मोशन है, नहीं होगा? अब मैं बोल दूं कि कल एग्जाम देना है और तुम ये सोच लो सारा क्वेश्चन तो सिलेबस का बाहर से आ रहा है, तो कब तक ऐसा बोलोगे? कभी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना? नहीं, इट्स जस्ट लाइक दैट ओनली बेटा। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आप चलो मेजर करो इस रैंडमनेस को, तो कैसे मेजर करोगे? मेजर द रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल। यही दिक्कत आई थी बेटा, तो सेकंड और थर्ड लॉ या सेकंड लॉ ने एक नया टर्म को जन्म दिया जिसका नाम जानते हो क्या है? कोई गेस कर सकता एंट्रोपी। है? हाँ बेटा, एंट्रोपी। वेरी गुड, एंट्रोपी निकल के आई। एंट्रोपी क्या होती है? जब आप हीट कर रहे हो तो पार्टिकल का इधर उधर का मोशन को हम बोलेंगे एंट्रोपी। अब बात यही खत्म नहीं होती है। एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट जैसे ही आया ना बेटा, एक और छोटू सा कॉन्सेप्ट निकल के आया इसमें से। वो क्या था छोटू सा कॉन्सेप्ट, अगर मैं आपको बताऊं तो? किसी को आइडिया हो छोटू सा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है? किसका? पहले हम क्या बोलते थे बेटा? पहले हम हमेशा यही बोलते थे हीट किसके बराबर होगा? वर्क डन के बराबर। सोच के देखना, इसी के बराबर बोलते थे। यस बट सर। हमको ये भी समझ में आया कि वर्क डन के तो बराबर होगा, साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी के बराबर भी हो रहा होगा। ये एच हीट नहीं है, एंथैल्पी है एक्चुअली बताऊं तो। एंथैल्पी जानते हो क्या होता है? हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर? क्या बोले बेटा, समझा नहीं मैं। सर एंथैल्पी केमिस्ट्री वाला ही ना? हाँ, एंथैल्पी कुल मिला के है क्या बेटा? एंथैल्पी तो एक ही चीज बता रहे हैं ना कि टोटल एनर्जी हीट कंटेंट पूरा। हाँ, एनर्जी बता रहा है बेटा। सोच के देखो ये क्या बता रहा है, टोटल एनर्जी तो बता रहा है, सोच के देखना। तो टोटल एनर्जी को हम अब से क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। एंथैल्पी। अब सुनना बेटा, अब बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट को जन्म देगा आपके सामने। कैसे? अगर बेटा अगर हम एंथैल्पी की बात करें, एनर्जी की बात करें, तो क्या कंटेनर का ये सरफेस चेंज हो रहा है? क्या ये एरिया चेंज हो रहा है? दिस एरिया इज चेंजिंग? नो। नो, इट इज नॉट चेंजिंग। क्या इसका प्रेशर कोई कम ज्यादा कर सकता है क्या हीट करके? नहीं। यस लोहा का सर। कंटेनर कैसे कर दोगे? कर दोगे? नहीं कर सर। पाओगे। कर दोगे प्रेशर चेंज? नीचे से हीट देंगे तो प्रेशर तो चेंज होगा ही। प्रेशर चेंज होगा, पक्का है? सर प्रेशर नहीं मैंने होगा क्या बताया क्योंकि था? एरिया चेंज नहीं हो रहा।
एरिया चेंज नहीं हो रहा। और मैंने क्या बताया था, प्रेशर क्या है, जितना स्पीड से जाके कंटेनर से कोलाइड करेगा, यही है ना प्रेशर, सोच के देखो। यस सर। ये है ना प्रेशर। तो कितना ही फास्ट जाके कोलाइड करेगा, कर ले भाई। दूसरा मॉलिक्यूल भी उतना ही फास्ट जाके कोलाइड करेगा, सोच के देखना। क्या चेंज हो रहा है क्या? नो सर। एक दूसरे मॉलिक्यूल का हीट के रेस्पेक्ट में। अब यहां से आप कांस्टेंट प्रेशर को ये नहीं बोल सकते हो, यहां से कांस्टेंट प्रेशर जो होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा क्यों हम एंथैल्पी को लेते हैं जब प्रेशर की बात करते हैं। तो बिकॉज प्रेशर अगर आप कांस्टेंट कर रहे हो बेटा, तो उसमें वर्क डन तो थोड़ा बहुत हो रहा है, साथ ही साथ एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो जब इन दोनों का सम करते हैं तो एंथैल्पी आता है बेटा। एकदम हल्का सा समझ में आया 1%। यस सर। इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी आता है, इसलिए मैंने पहले वॉल्यूम पढ़ाना सही समझा। ठीक है, चलो अब समझते हैं थोड़ा सा और। यहां तक तो बात ठीक थी बेटा, यहां तक किसी को भी डाउट है तो बता दो। थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स में किसी को भी नो सर। कमेंट में ऑल गुड, कोई भी अपना फेवरेट इमोजी भेज दो अगर सब समझ में आ गया थोड़ा बहुत तो। सर मुझे वो कांस्टेंट प्रेशर और कंटेनर वाला समझ नहीं आया। ठीक है बेटा, मैं जानता था इसलिए मैंने बोला 1% ही समझ में आएगा। ठीक है, देखो बेटा, देखो क्या है, मैंने प्रेशर क्या बोला कि जितना स्पीड से जाके कोलाइड करेगा, राइट। ठीक है, यही होता है ना, वॉल पे जितना स्पीड से कोलाइड करेगा उसी को हम बोलेंगे प्रेशर ऑफ अ कंटेनर। मैंने केटीजी में बताया था। ठीक है, अब मैंने कहा प्रेशर बेटा, अब देखो हीट करते जा रहे हो आप, तो एक स्पीड से जाके ही तो ये कोलाइड करेगा ना कंटेनर के वॉल पे, वो चेंज थोड़ी ना जो होगी। सर बहुत ज्यादा हीट दे देंगे तो बेटा इसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा। दैट डजंट मीन कि अब कोलिजन फास्ट होने लगेंगे, पर दैट डजंट मीन कि इसका मास ज्यादा फोर्स लगाने लगेगा वॉल पे, ये नहीं होगा बेटा। इसी चीज को मैंने बोला कि अब देखो एक बॉल को आप फेंक रहे हो राइट दीवार पे, तो उसका मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना। आप उसको फेंक रहे हो, जल्दी जल्दी भी फेंकने लगोगे तो उतना ही जोर से हो जाके कोलाइड करेगा। ऐसा थोड़ी ना जो आप जल्दी फेंक रहे हो तो फुटबॉल बन के कोलाइड करेगा दीवार से, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसी चीज को मैंने यहाँ पे समझाया, प्रेशर बोल के। ठीक है, अगर स्ट्राइक ज्यादा फोर्स से करेगा तो? कैसे करेगा, मास थोड़ी ना जो चेंज होगा बेटा, पार्टिकल का मास चेंज हो जाएगा क्या, सोच के देखो। सर एक्सेलरेशन तो हो सकता है। अरे बेटा ठीक है, चलो मान लो अगर इसका मास बेटा मान के चलो इतना है, ठीक है, चलो आपने बोला एक्सेलरेशन हो सकता है, मैं बोलता हूँ इतना मास है इसका, ठीक है बेटा। सर ये तो बहुत कम है। तो गैस का मास कितना होता है, इतना ही तो होता है, ये भी मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, इतना मास है। अब आप बोल रहे हो सर एक्सेलरेशन तो करेगा, यही होता है एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब मुझे फोर्स निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा, एक्सेलरेशन इनटू मास। अब तुम एक्सेलरेशन ला दो 50,000, ठीक है, 50,000 मीटर पर सेकेंड इंटू मास से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा, 0.00 समथिंग ही आएगा। तो फिर समझ गया आप, नहीं। Yes. ठीक है, मतलब मास छोटा होता है बेटा, आपका सोचना गलत नहीं है, पर ये थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा अलग सोचता है। ठीक है, आई डू अप्रिशिएट, बट इसमें कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट? नो सर। किसी को किसी भी तरह का डाउट नहीं है, पक्का? अब सुन बेटा, अब फिर से इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। यही कंटेनर लेता हूं मैं हर बार की तरह, गरीबों का कंटेनर। ठीक, अब इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। अब देखना बेटा, अब अगर मैं इसमें हीट दे रहा हूं बेटा तो कुछ पैरामीटर्स चेंज हो रहे हैं, सोच के देखो। अगर मैं इसमें हीट दे रहा हूं, एक केस में मैं हीट ले रहा हूँ इससे, और एक केस में मैं हीट दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हीट दे देते हैं इसको। तो इन दोनों केसेस में कुछ चीजें चेंज हो रही है बेटा, कोई बच्चा कमेंट में लिख के बता सकता है क्या क्या चीजें चेंज हो रही है अगर मैं हीट दे रहा हूँ या हीट ले रहा इंटरनल एनर्जी। हूँ? वेरी ले रहे हैं। और कमेंट में लिख दो कोई तो। इसका टेम्परेचर रेज हो रहा है। वेरी गुड, यानी कि पैरामीटर्स कुछ बदल रहे हैं बेटा, सोच के देखो कुछ पैरामीटर्स लाइक जैसे वॉल्यूम। एंट्रोपी, चलो आपने बताया एंट्रोपी, एंथैल्पी, और क्या बदल रहा होगा, टेम्परेचर बदल रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप हीट ले लो चाहे दे दो। और कुछ किसी के दिमाग में? वॉल्यूम भी बच्चे लिख रहे हैं तो वॉल्यूम भी ले लेता हूं। और कोई कमेंट? प्रेशर, शायद प्रेशर, चलो प्रेशर भी ले लिया। और बेटा सर अभी भी कुछ बदलेगा? इंटरनल एनर्जी।
हाँ सर चलो, लिख वो दिया। एंथैल्पी ले लिया ना बेटा मैंने, वर्क डन एनर्जी दोनों एक ही में आ गया, एंथैल्पी ले लिया तो अभी भी कुछ बदलेगा, एक बच्ची पूछ रही है। ठीक है चलो कोई नहीं। सुनो बेटा, अब ये सारे चीजों को अगर हम गौर से देखें बेटा, तो ये हमें बता सकते हैं कि एक सिस्टम किस स्टेट में, हीट देने के स्टेट में, हीट लेने के स्टेट में, बता सकते हैं बेटा, सोच के देखो। यस सर। एंट्रोपी sir. घट रही है, एंथैल्पी घट रही है, टेम्परेचर घट रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर घट रहा है, तो आप क्या बोल सकते हो, सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो ले रहा है दे रहा है वो हटा देते हैं। एंट्रोपी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंथैल्पी बढ़ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हीट ले रहा है भाई, ले रहा है, ये हीट ले रहा है, यही होगा। तो क्या आप इन सारे पैरामीटर से बेटा डिफाइन कर सकते हो स्टेट ऑफ अ सिस्टम? आप बता सकते हो ना, अगर मैं आपको ये सारे टर्म यस बता दूं। सर। सर Yes, कैसा sir. सिस्टम मतलब? सिस्टम मतलब ये होता है बेटा कि सपोज एक पार्टिकल है, इसकी पढ़ाई करना टफ है, राइट। अगर ये पार्टिकल को मैं एक जगह पूरा जमा कर लूं बेटा, राइट, अगर मैं इस पार्टिकल को एक जगह जमा कर लूं, तो नाउ इट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। सर मतलब स्टेट ऑफ सिस्टम से? किसी सिस्टम का कौन सा स्टेट है बेटा, हीट ले रहा है या हीट दे रहा है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम का ये मतलब। ठीक ओके। है, सॉलिड लिक्विड गैस मत समझ लेना। ठीक है, कौन सा हीट ले रहा है, कौन सा हीट दे रहा है, ये आप डिफाइन कर सकते हो ना बेटा, सोच के देखो। यस सर कर सकते हैं। अरे हाँ ना बाकी बोल दो, मुंह में ठंडा लग गया है क्या तुम यस लोग के? सर। Yes, sir. चलो ठीक है, चलो क्लियर है। अब इसी चीज का कोई नाम बता सकता है, बहुत ही खतरनाक नाम है इसका, एनीवन? का हाँ बेटा, parameters कौन सा एंट्रोपी। है? एंट्रोपी, इसका नाम एंट्रोपी रखोगे? अरे कोई अच्छा नाम दो यार, तुम लोग एंट्रोपी Sir, वेंट्रोपी state नाम function. देते स्टेट हैं। फंक्शन सर। स्टेट फंक्शन, ओहो, अरे फंक्शन फंक्शन तुम लोग मतलब, भैया गरीब आदमी है हम। ठीक है चलो, फंक्शन की बात की है तो चलते हैं, बताता हूँ बाद में इसका क्या नाम रखेंगे, कुछ नाम सोचो अच्छा। नहीं, चलो ठीक है, चलो। Thermodynamic variable. वेरी गुड, एक बच्चे ने तो मैंने लिख दिया था ना शायद बेटा, नहीं अच्छा लिख दिया, चलो ठीक है कोई नहीं। ठीक है चलो, एनीवेज हम समझेंगे इस बात को आगे, अभी इतना हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे एक और चीज बताना है कि गैस कब पॉजिटिव होता है, वर्क डन ऑन द एनवायरमेंट, बाय द एनवायरमेंट, ऑन द सिस्टम, बाय द सिस्टम, ये सब चीज तुम पढ़ के आ गए हो। मैं तुमको सिस्टम एंड सराउंडिंग बताऊं ना, तुमने सबसे पहली बार कहाँ पढ़ा है, तो कोई बच्चा बता सकता है कहाँ पढ़ा है एग्जैक्टली? Thermodynamics. अरे सर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में उसके पहले नहीं पढ़ा? कितने लोगों को लगता है उसके पहले नहीं पढ़ा? चलो पहले Sir, मजेदार rotational बात, motion में पढ़ा है. Rotational किसमें? motion में system. सिस्टम पढ़ा है, वेरी गुड, बच्चा बहुत अच्छा है। सुमित बेटा आप ही हो शायद? Sir नहीं, आकाश. आकाश, अच्छा आप शायद बेटा, आपको मैंने, आप बोलते हो क्या मेरे क्लास में हमेशा? Sir, आज आज आए आप, अच्छा लगा। आज फर्स्ट क्लास है क्या बेटा आपका? मैंने देखा नहीं आपको। sir नहीं, मैं डेली ज्वाइन होता हूँ आपकी क्लास में. आप किस नाम से जुड़ते हो बेटा? सर ये मेरे भाई की आईडी रंजीत नाम से होगी. हाँ रंजीत, हाँ अच्छा, मैं रंजीत को तो जानता हूँ बेटा, वो तो रेगुलर वही मैं बोला कि आकाश नाम से तो कोई जुड़ता नहीं है, रंजीत का तो पता है, वो तो हमेशा इमोजी भेजते रहता है। ठीक है चलो कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है, मुझे पता नहीं था। चलो चलो, बच्चे ने बहुत प्यारा जवाब दिया, उसने आरबीडी में चीज को पढ़ लिया है। अब मैं उससे भी पहले बताऊं, आपने सिस्टम और सराउंडिंग को कहाँ पढ़ा है? एनी गेस किस चैप्टर में? अरे तुक्का वुक्का लगाओ यार, कितना ही चैप्टर पढ़ लिया तुमने, इतने सारे लोग, अगर एक एक चैप्टर का भी तुक्का लगाओगे तो तुक्का भी सही बैठ जाएगा। सर कोई, फर्स्ट वॉल्यूम, फर्स्ट पार्ट में से या सेकंड पार्ट में? चलो हिंट दे सर देता हूँ, लॉज फर्स्ट ऑफ पार्ट मोशन में। में. लॉज ऑफ मोशन, बच्चा पहुंच गया, एंड द आंसर इज वेरी ट्रू। क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा कुछ लटका उटका के बनाया था क्या? ये यस पढ़ा सर। एमजी। और जब आपने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था, तो क्या आपने कुछ ऐसा बनाया था इसको? तो क्या सर ये टेंशन वो में. फोर्स है बेटा जो सराउंडिंग लगा रहा है सिस्टम पे? क्या ये वही फोर्स है जो सराउंडिंग लगा रहा है सिस्टम पे? यस सर। वही force है ना, तो पढ़ सब लिए हो, खाली जोड़ना बचा है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैकेनिक्स आता है, थर्मोडायनेमिक्स एकदम मजाक है। हाँ बट ये नहीं बोलता हूं मैं कि बहुत इजी है ना, इजी नहीं है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 0.000000001%। ठीक है, क्लियर है क्या? यस सर। लगभग 7 साल आपने ही बताया था। हाँ सर आपका 0007 साल के बराबर है। नहीं नहीं, अरे वो तो मेरे लिए ना, तो मैंने एमटेक वगैरह भी इसी में कर लिया, थर्मल में। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, इतना पढ़ने के बाद मुझे, इतना तो नहीं पढ़ा मैंने, थोड़ा बहुत पढ़ा, बहुत कम ही पढ़ा। इंजीनियरिंग में कितना पढ़ते हैं तुमको समझ आ जाएगा बनोगे तो। चलो अब आता हूं मैं काम की बात पे, स्टेट फंक्शन वर्सेस, और एक पाथ फंक्शन जैसा कुछ आता है ना इसमें, पता है? Yes, sir.
अच्छा, इसको बताने के दो तरीके, एक ग्राफ में एकदम बुक वाला ग्राफ बताऊं, बुक वाला ग्राफ बताऊं या नॉर्मल सा ग्राफ बताऊं जो मेरे को समझ में आता है, तुम लोग बता सर दो। आप अपने वाला बता दो। अपने वाला बता दूं, चलो सर आप अपने वाले एग्जाम। देखो बेटा, जब भी क्या होगा, जब भी दो कोऑर्डिनेट की हमको जरूरत पड़ेगी, ये बात सबको पता है, ठीक यस है। सर। अब हो क्या रहा है बेटा, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, राइट, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, भाई साहब ऐसे घूम के आ रहे हैं, ऐसे घूम के आ रहे हैं, इनको कोई काम ही नहीं है जिंदगी में, यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब इनको लगा यार ये रास्ता काली बिल्ली काट ली, ये फिर वहां पहुंचे जहां से शुरू किया था, फिर ये घूम के आ रहे हैं बेटा, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो आप यही लाइन से बताओगे इसका डिस्प्लेसमेंट, सोच के देखना। यस सर। सर पर क्या ये लाइन में चला है ये बंदा, सच बताना ईमानदारी से। नो सर। नो सर। तो क्या नो सर। जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट, जरूरी है डिस्प्लेसमेंट में वो आदमी उस पाथ को फॉलो करे। नो सर। तो आप एक वर्ड देखा था कि आपने, डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, याद है, एक्चुअल। यस सर। यस सर। यस इसीलिए सर। होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैन बी रियल, कैन नॉट बी रियल। शायद वो आदमी उस पाथ पे चला हो, शायद ना भी चला, ठीक है। यहां तक बेटा किसी को डाउट तो बताओ, मैंने अभी क्या बोला चाइनीज में। नो सर। नो डाउट। अच्छा, इस पार्ट को मैं बोलूंगा इनिशियल, इस पार्ट को मैं बोलूंगा फाइनल, चलेगा। यस सर। अब जब भी बेटा ऐसा कुछ सिचुएशन बने जिसमें पाथ से मतलब ना हो, राइट, जिसमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो, कोई भी रास्ता लिया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन। सर स्टेट फंक्शन। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, इनिशियल सर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। किसी को ये बात समझने में दिक्कत, नो ठीक है। सर। इसी चीज को एक नो और सर। ग्राफ से बताया जा सकता है, वो कुछ ऐसे होगा, प्रेशर और वॉल्यूम का, ठीक है, जो तुम लोग समझ में आ जाता होगा वैसे वो भी, पर मुझे लगता है ये थोड़ा आसान सा था, ठीक है। चलो कुछ भी ले लो यहाँ पे, जो मन, प्रेशर और वॉल्यूम ही ले लो, मन है तो, आदमी का प्रेशर कितना था और वॉल्यूम कितना चला, चलो ठीक है। एनीवेज जो भी, यहाँ तक बेटा स्टेट फंक्शन में किसी को दिक्कत, इट विल नो ओनली सर। डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी रास्ता ले लो। कोई इसका एग्जांपल बता सकता है स्टेट फंक्शन का, वॉल्यूम। सर वॉल्यूम या एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंट्रोपी, सब जोड़ इंटरनल दिया, एनर्जी। कुछ छोड़ भी मास। तो, ओके, मास। थर्मोडायनेमिक्स तुम लोग खत्म कर दोगे, नहीं, चलो। गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी, अरे यार गिब्स उप सबको ला दिए तुम लोग, मतलब पूरा केमिस्ट्री ला दिए क्या, कुछ टर्म उधर भी छोड़ो एंट्रोपी। थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक है। चलो एनीवेज, अब मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, आई थिंक अब आपको दूसरा एग्जांपल समझ में आ गया होगा, इसी एग्जांपल को दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है, उसमें आपको एक और चीज समझ में आ जाएगी। चलो सेम एग्जांपल है बेटा, कोई चेंज नहीं है। इस बार मैं आपसे पूछूं तो इसने पाथ लिया होगा तो किस पाथ में जल्दी थक जाएगा बेटा, सोच के देखना, किसमें ज्यादा थकान होगी, जिसमें ज्यादा घूमेगा। ज्यादा घूमेगा, ठीक है। तो जिसमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा तो उसमें ए में ज्यादा। ज्यादा चलना पड़ेगा या बी में, बी पाथ में, किस पाथ में ज्यादा चलना पड़ेगा, वर्क डन किस में ज्यादा करना पड़ेगा उसको, ए में ज्यादा करना पड़ेगा, सोच के देखो। यस सर। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, वेरी गुड स्नेहा बेटा, ठीक है, अभी ध्यान दिया मैंने, ठीक है। चलो दैट मीन्स यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो वर्क डन ऑफ ए इक्वल है क्या बेटा वर्क डन ऑफ बी के, नो सर। नो सर। नेवर, इट इज नेवर इक्वल, राइट। जब भी ऐसा कंडीशन होगा बेटा जिसमें वर्क डन नॉट इक्वल होगा, यानी कि मैं ऐसे बोल दूं कि इस टाइम क्या पाथ पे डिपेंडेंट है बेटा, ये यस यस सर। पाथ डिपेंडेंट फंक्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सर पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन। क्लियर है बेटा, किसी को पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन समझने में डाउट तो बताओ। नो सर। नो सर। क्लियर है, अभी समझ में आ गया क्यों एक्चुअल वर्ड का यूज होता था। यस सर। सर एक बार ठीक है। थोड़ा सा फिर से बता दो ये वाला फिर से, ठीक है बेटा, अभी बता देता हूँ क्या होगा बेटा। ये आदमी यहाँ से ऐसे चल के जा रहा है, सोचो यार इतना चल के जाने में तो इसको थकान हो जाएगी, इसमें ज्यादा थकान होगी या फिर इसमें ज्यादा थकान होगी बेटा, सोच के देखना कौन से पाथ में ज्यादा थकान होगी, फर्स्ट पाथ में या सेकंड, पहले वाले में। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि काम तो यार उसको ज्यादा वर्क डन ए में करना पड़ेगा बी के कंपैरिजन में, तो दोनों इक्वल होंगे बेटा, नहीं होंगे। नो ठीक सर। है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि बड़ा पाथ ले रहे हो आप, छोटा पाथ ले रहे हो, ठीक है। इसका अच्छा एग्जांपल बताऊं तो आपको चाय बनानी है बेटा, राइट, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो चाय के लिए आप बर्फ गर्म करना पसंद करोगे या फिर पानी, सर पानी। पानी। दैट मीन्स आप जिसका वर्क डन कम है उसको ले रहे हो। तो डे टू डे लाइफ में आप पाथ फंक्शन यूज करते हो,
आपको पता नहीं होता है। सर स्टेट फंक्शन भी करते हैं, स्टेट फंक्शन भी करते हो, ठीक है। सर ये पाथ फंक्शन कहाँ करते हैं? मिठाई खाते हो? हाँ खाते हैं। तो दूध को गर्म करके मिठाई बनती है, वर्क डन ज्यादा हो रहा है। या फिर और एक अच्छा एग्जांपल दूं तो सब क्या बोलते हैं, घर पे बना लेते हैं, लेकिन फिर दिमाग में आता है घर पे बनाएंगे तो पैसा उतना ही लग जाएगा, बाहर से खरीद के खा लेते हैं, ठीक है। स्टेट फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हुआ? बाहर से खरीद के खा लिए, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। इसको फर्क पड़ा अब सब्जी लेके आया नहीं लेके आया, नहीं, ठीक है। इसमें एक मीडियम है सबसे अच्छा, उसका नाम पता है? पता है दोनों का नाम? ये बनाते हैं पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन, ठीक है। क्लियर है क्या बेटा, किसी को दिक्कत? नो सर। ठीक है। नो सर। अब जितने भी चीजें स्टेट फंक्शन में आएंगी, जैसे एग्जांपल दे दूं, एंथैल्पी का एग्जांपल ले रहा हूं और इंटरनल एनर्जी का, सिर्फ इस दो को मैं ऐसे लिख सकता हूं, DH और DU। अच्छा कहाँ है? इसको लिख सकते हो, बाकी को नहीं। हम तो सर DW पढ़ के आए हैं, अब पढ़ के आओ, डब्ल्यू बहुत भी अच्छी। तो होगा। बताता हूं मैं, रुक जाओ, ठीक है बेटा बताता हूं, सुन तो लो, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। क्या बोलते हैं बेटा? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब हाँ, इनका बदलाव एग्जैक्टली पता लगाया जा सकता है। तो सर एच एंथैल्पी है ना? हाँ बेटा, एच एंथैल्पी और यू इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। इनका बराबर परिमाण के साथ बता सकते हो कि भैया इन चीजों में इसके बदलाव आ रहा होगा, और ये बात भी सच होगी। पर आप वर्क डन में ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप हीट एडिशन में ऐसा नहीं कर सकते हो। इसको ऐसे लिखोगे अब से, और नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अच्छा चलेगा तो फिर काहे बताए ये वाला, आपके ध्यान में रहे इसलिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन मेंस में आ चुके हैं। मेंस कुछ भी कर सकता है, ठीक है, उसको नहीं मतलब है, ठीक है। इसके लिए आपके दिमाग में रहे इसलिए बता दिया मैंने, ठीक, ठीक है। अब इसका हिंदी में अर्थ क्या है वो समझा देता हूं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल ये होता है बेटा, जिसको आप बहुत छोटे पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी हो सकती है, आ सकती है। इन एग्जैक्ट में आप ये नहीं बोल सकते हो कि वर्क डन इतना हो रहा है, इतना ही होगा, हीट इतना ही ऐड होगा, ठीक है। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। पक्का? नो किसी को सर। डाउट है तो बता दो। ऑल गुड, कोई भी इमोजी भेज दो जिसको जो अच्छा लगे, जल्दी भेज दो। थोड़ा एक टॉपिक और पढ़ा दूं ताकि अगले क्लास में मैं न्यूमेरिकल से शुरू करूं फिर क्लास को थोड़ा बहुत। ओके देन, चलो अब यहां तक तो बात बहुत अच्छी रही, हमें कुछ कुछ चीजें पता चली, जिसमें पहली अच्छी चीज हमने ये सीखी कि कांस्टेंट प्रेशर क्या होगा बेटा। तुम लोग बताओ मेरे को, चेंज इन डैश विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर क्या आएगा? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी। सर एंथैल्पी भी तो कह सकते हैं। अरे एंथैल्पी आएगी बेटा, एंथैल्पी थोड़ी हम कहेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या लिखोगे फिर? इसमें क्या लिखोगे? सर यहाँ पे आएगी इंटरनल एनर्जी। यही तो मैंने अभी तक पढ़ाया आप लोगों को, भूल गए आज ही की क्लास में। चलो ठीक है, कोई। इसमें एंथैल्पी आएगा। ये प्रेशर जब भी कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगी या फिर घटेगी, प्लस वर्क डन बढ़ेगा घटेगा, यही होगा ना बेटा। अभी तो मैंने समझाया था कंटेनर का प्रेशर को फिक्स करके। लेकिन जब आप वॉल्यूम फिक्स कर देते हो तो सिर्फ एक ही चांस हो जाता है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है ना, तो वर्क डन तो फिक्स ही होगा, है ना। यही बताया था ना अभी तक मैंने। यस सोच के सर। इतनी जल्दी भूल गए, बताओ। च्यवनप्राश खाया करो तुम लोग, ठीक है। अब आगे चलते हैं बेटा, यहां तक तो आई थिंक किसी को कोई तरह का डाउट नहीं होगा। अब एक बार अगर इसको नोट्स को पढ़ लोगे ना तो आपको प्रेशर वॉल्यूम का बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा, इससे ज्यादा नीड नहीं है, ठीक है। ऑल्दो इसमें एडवांस तक भी कवर हो गया, इसकी मेरी पर्सनल गारंटी। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल ही आता है, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम वगैरह लगा के इस बार दे दिया था, कोई बात नहीं, वो होते रहता है, बट मेंस तक के लिए तो इनफ है। तुम लोग के दिमाग में चल रहा होगा सर बोर्ड बोर्ड यही चल रहा है क्या सबके दिमाग में? थोड़ी यस नो बोल दो। अच्छा यही चल रहा है, चलो नो ठीक। सर। नो सर, अच्छा चलो तब वेरी गुड। अच्छा अब अगर मैं फर्स्ट लॉ यूज करूँ, अच्छा इसके बाद आप लोग की क्लास है क्या? नो सर। ठीक है, तो मैं 5 मिनट बस ज्यादा लूंगा, 5 मिनट, वो भी शायद ना लूं अगर टाइम पे हो गया तो, ठीक है, वैसे हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या समझ में आया हमको? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, du प्लस dw? अरे सर अभी तो आप बोले q के साथ इस तरह नहीं लिख सकते, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, पर कोई नहीं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बस ये पूछ रहा हूँ बेटा। किसी को यहाँ तक डाउट?
मैं से लिख सकता हूँ। यस सर। डाउट, दिक्कत है किसी को तो बोल दो बेटा। नहीं, नो। नो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं पूछूं आपसे चेंज इन वर्क डन कितना होगा, तो आप ये बोल सकते हो P2 V2 माइनस P1 V1। ये कहां से लिखा सर आपने? बेटा याद है मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू P डेल V, याद आया? यस सर। यहाँ तो बताया था ना मैंने। तो चेंज कितना हो जाएगा? P2 V2 माइनस P1 V1। ये 2 पॉइंट समझने में किसी को किसी भी तरह की दिक्कत? ये 2 पॉइंट बस ध्यान में रखना, और इसी से मैं मेयर्स लॉ बता दूंगा आपको। ये 2 पॉइंट समझने में कोई भी दिक्कत कमेंट में बता दो। नो सर। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। कोई भी इमोजी भेज दो so that I can take all of your doubts.